हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं मेरे 8 क्लास के चैंपियन बच्चों। आज की इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कंबशन एंड फ्लेम के ऊपर। कंबशन एंड फ्लेम इस पूरे चैप्टर को आज के इस सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो कॉपी और पेन को लेके बैठ जाइए, ताकि देखिए पूरा तो नोट्स नहीं कर पाते हैं, लेकिन रफ कॉपी लेकर बैठ जाओ, ताकि कुछ कुछ पॉइंट जो है वो नोट करते चलो। समझ में आया बात? तो आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। अगर आप कहीं दूसरे जगह से भी पढ़ते हैं तो ये आपके रिवीजन के लिए भी बहुत परफेक्ट हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट करते हुए। चैप्टर का नाम है बाबू कंबशन एंड फ्लेम। चैप्टर का नाम क्या है? कंबशन एंड फ्लेम। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन है। देन हम लोग कंबशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद टाइप ऑफ कंबशन पढ़ने वाले, फायर कंट्रोल पढ़ेंगे बाबू। व्हाट हैपेंड व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन, क्या होगा जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा। फ्लेम पढ़ेंगे, फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ेंगे, एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल। ये 8 टॉपिक आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो बैठ जाइए एकदम कॉपी पेन लेकर स्टडी टेबल के ऊपर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बाबू इंट्रोडक्शन के ऊपर, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के ऊपर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। कह रहा वी ऑलरेडी नो दैट मटेरियल्स विच प्रोड्यूस हीट एनर्जी ऑन बर्निंग इन एयर इज कॉल्ड फ्यूल। हम पहले ही से जानते हैं कि वो मटेरियल जो कि क्या करे बाबू, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे। क्या प्रोड्यूस करे सर? हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे ऑन बर्निंग इन एयर। जब उसे हम क्या करें, एयर के प्रेजेंस में क्या करें बाबू, जलाएं। जब कोई मटेरियल एयर के प्रेजेंस में जलाने पर हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग फ्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फ्यूल्स कहते हैं। और ये बात कह रहा है कि हम पहले से ही जानते हैं। आगे कह रहे हैं मटेरियल्स लाइक कोल, मटेरियल्स जैसे कि कोल, कोक, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल एंड वुड, ये सब हमारा क्या है बाबू, ऑल फ्यूल एज दे ऑल प्रोड्यूस हीट ऑन बर्निंग। क्योंकि ये सब क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं बर्निंग पे, मतलब जलने पर ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। दिस हीट एनर्जी इज यूज फॉर वेरियस पर्पस, और इस हीट एनर्जी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कई सारे पर्पस में। सम मटेरियल प्रोड्यूस अ फ्लेम, कुछ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम ऑन बर्निंग, जलने पर, और सम अदर डू नॉट, और कुछ मटेरियल जो है वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं जलने पर। ए कैंडल फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूस अ फ्लेम ऑन बर्निंग, कैंडल जो है वो क्या करता है बाबू, फ्लेम प्रोड्यूस करता है जलने के ऊपर। जब कैंडल को हम जलाते हैं तो वो क्या करता है बाबू, फ्लेम प्रोड्यूस करता है। सर फ्लेम क्या होता है गुरुजी? फ्लेम के ऊपर बात कर लेते हैं। देखो ये इस तरह से कैंडल जब जलता है तो ऊपर इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लेम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फ्लेम। या फिर जब पेपर जलाते हो तो पेपर में भी देखना आग इस तरह से ऐसे आग रहता है, तो आग जो होता है ना, आग, फायर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेम कहते हैं। फ्लेम कुछ नहीं है, फ्लेम सिंपल समझो, फ्लेम है बाबू फायर। फायर को हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्लेम कह रहे हैं। क्लियर? आग को हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्लेम कह रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास कोल है। सर कोल क्या है? कोल हमारा बाबू फ्यूल है। केरोसिन भी फ्यूल है और एलपीजी भी क्या है, फ्यूल है। ये जो कोल है बाबू, ये कैसा है? ये सॉलिड फ्यूल हो जाएगा तुम्हारा। कैसा फ्यूल हो जाएगा? सॉलिड फ्यूल हो जाएगा। केरोसिन कैसा हो जाएगा सर? केरोसिन लिक्विड फ्यूल हो जाएगा, लिक्विड फ्यूल। और एलपीजी की बात करें तो बाबू एलपीजी जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, गैसियस फ्यूल। मतलब यहाँ से साफ होता है मास्टर कि फ्यूल जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और गैस फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? तो जो तुम्हारा फ्यूल है बाबू वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक करना है, दोस्तों में शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये आपका बाबू पेट्रोल है और ये आपका वुड है। पेट्रोल एंड वुड आल्सो आर फ्यूल्स, ये भी तुम्हारे क्या है बाबू, फ्यूल्स है। अब बात करते हैं बाबू कंबशन के ऊपर कि सर कंबशन क्या होता है। कह रहा द मटेरियल विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, क्या कह रहा है बाबू, मटेरियल विच ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन कैच फायर इजली, आसानी से क्या करे बाबू, आग पकड़ ले, एंड प्रोड्यूस हीट, और क्या प्रोड्यूस करे, हीट प्रोड्यूस करे, और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करे, आर कॉल्ड कंबशन मटेरियल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन मटेरियल। मतलब क्या हुआ गुरुजी? मतलब ये हुआ बाबू कि ऐसा मटेरियल जो कि एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस पे क्या करे, जब हम उसे क्या करें बाबू, बर्न करें, है ना, जलाएं, तब वो क्या प्रोड्यूस करे, हीट प्रोड्यूस करे या फिर लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन मटेरियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, कंबशन मटेरियल्स। नाउ आगे कह रहा था केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बर्न इन एयर। केमिकल प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एक सब्सटेंस बर्न करे इन एयर या ऑक्सीजन, एयर या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, विद द रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी, और साथ ही साथ हीट और लाइट एनर्जी को क्या करे, रिलीज करे, उसी को हम लोग कंबशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बाबू, कंबशन कहते हैं। तो कंबशन ये एकदम क्लियर है।
कंबशन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो कि एयर के प्रेजेंस में चीज़ें जलें और हीट और लाइट एनर्जी को प्रोड्यूस करे, उसी प्रोसेस को हम लोग कंबशन कहते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो थंब से रिप्रेजेंट कर दो। मतलब सर थंब से रिप्रेजेंट करने का मतलब कमेंट में जाके थंब एक्सप्रेस कर दो। नाउ कह रहा द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज कॉल्ड अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। वैसा सब्सटेंस जो कि क्या करता हो बाबू, कंबशन दिखाता हो, कंबशन शो करता हो, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। और उसी सब्सटेंस को हम लोग फ्यूल भी कहते हैं। उसी सब्सटेंस को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, फ्यूल भी कहते हैं। मतलब वैसा सब्सटेंस जो क्या दिखाता हो, कंबशन शो करता हो, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, या फिर उसी सब्सटेंस को हम लोग फ्यूल कहते हैं। ए फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। एक फ्यूल जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? एक फ्यूल जो है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ पे आपको कोयला दिख रहा होगा बाबू, ये जो कोयला है तुम्हारा ये सॉलिड फॉर्म में फ्यूल हो गया। यहाँ पे तुमको पेट्रोल दिख रहा है, ये तुम्हारा हो गया लिक्विड फॉर्म में। और यहाँ पे तुमको एलपीजी दिख रहा है, ये तुम्हारा हो गया गैसियस फॉर्म में। ये किस फॉर्म में हो गया, ये हो गया सर गैसियस फॉर्म में। ये किस फॉर्म में हो गया सर, ये हो गया तुम्हारा लिक्विड फॉर्म में। और ये तुम्हारा क्या हो गया बाबू, ये तुम्हारा हो गया सॉलिड फॉर्म में। तो फ्यूल्स जो है वो तुम्हारा सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? नाउ यहाँ पे दिया हुआ बाबू तुम्हारा मटेरियल्स का नाम, और यहाँ पे तुमको बताना कि कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसे तुम होमवर्क में करके आना। एक बता देते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ माच स्टिक, तो माच स्टिक जो है वो कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल, मतलब ये जल पाएगा कि नहीं जल पाएगा, तो बिल्कुल जल पाएगा, तो कंबस्टिबल है। पेपर क्या होता है सर, कंबस्टिबल होता है। इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है खुद से। ये तुम्हारा HW है। अरे गुरुजी HW दे रहे हैं जी, हाँ बेटा अच्छे से पढ़ो। कंडीशन रिक्वायर फॉर कंबशन, कंबशन के लिए किस किस कंडीशन की रिक्वायरमेंट हमको होती है। कह रहा प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कंबस्टिबल सब्सटेंस ही नहीं रहेगा तो क्या खाक जलाओगे, है ना। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए सबसे पहले। देन प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन, कंबशन को सपोर्ट करने वाला होना चाहिए, जैसे कि एयर या ऑक्सीजन। हीटिंग टू इग्निशन टेम्परेचर, और इग्निशन टेम्परेचर तक हमको क्या करना है, हीट देना है। अब ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है मास्टर, ये इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ये तो नया शब्द आ गया इग्निशन टेम्परेचर। बाबू इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जल पाए उसी को हम लोग हीट इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। फिर से कह रहे, मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम वो टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस क्या करे बाबू, जल पाए, उसी को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। आगे पढ़ोगे, व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो तुम्हारा रूम टेम्परेचर पे ही गर्मियों के दिन में आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आया बात? क्योंकि 35 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या करेगा, जलना स्टार्ट कर दे, तो वही उसका क्या कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो क्या कह रहा था, मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर, कम से कम टेम्परेचर जिसमें जो सब्सटेंस है वो आग पकड़ ले, एंड स्टार्ट्स बर्निंग, और बर्निंग क्या कर दे बाबू, स्टार्ट कर दे, इसी को हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग कैंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर को ही हम लोग क्या कहते हैं, कैंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। इग्निशन टेम्परेचर और कैंडलिंग टेम्परेचर कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। इग्निशन टेम्परेचर का दूसरा नाम कैंडलिंग टेम्परेचर है। जैसे तुम्हारे भाई का नाम मोनू और सोनू है, वैसे ही तुम्हारा जो इग्निशन टेम्परेचर उसका नाम क्या है, कैंडलिंग टेम्परेचर है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास बर्निंग कैंडल है, ये कैंडल जो कि जल रहा है, इसको हमने क्या किया, कैंडल विथ फुल ऑफ ऑक्सीजन। कैंडल को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखा। जब हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखा बाबू, O2 के प्रेजेंस में रखा है ना, प्रेजेंस में रखा, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तब जो हमारा कैंडल है वो ईजिली क्या कर रहा था, जल रहा था। लेकिन जब हम कैंडल को क्या किया बाबू, ऑक्सीजन के एब्सेंट में रखा, वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास क्या ऑक्सीजन एब्सेंट है, जो हमारा कैंडल है वो क्या किया बाबू, बुझ गया। क्यों बोल गया सर, क्योंकि कंडीशन रिक्वायर है बाबू, वो 3 कंडीशन हमको चाहिए। हमको क्या क्या चाहिए, कंबस्टिबल मटेरियल चाहिए, हमको प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन होना चाहिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर पा रहा है, और रिक्वायरमेंट पूरा नहीं करेगा तो कंबशन नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब ना बात कर लेते हैं इग्निशन टेम्परेचर के ऊपर कि इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। कह रहा बाबू, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस इज 35 डिग्री सेल्सियस। इग्निशन टेम्परेचर जो है व्हाइट फॉस्फोरस का वो कितना होता है बाबू, 35 डिग्री सेल्सियस होता है। ड्यूरिंग समर यानी कि गर्मी के दौरान रूम टेम्परेचर ऑफन राइजेस टू अबव 35 डिग्री सेल्सियस।
गर्मी के दौरान अक्सर क्या होता है कि हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाता है। व्हाइट फॉस्फोरस देन कैच फायर स्पॉन्टेनियसली, ऐसे में क्या होगा कि व्हाइट फॉस्फोरस जो है वो क्या करेगा, अचानक से आग पकड़ लेता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि व्हाइट फॉस्फोरस को जब भी रखते हैं तो पानी में रखते हैं। किस में रखते हैं बाबू? पानी में रखते हैं, ताकि वो कैच नहीं कर पाए फायर को, यानी आग पकड़ ना पाए, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो क्या करेगा, आग पकड़ लेगा। A matchstick can be lighted by striking its tip on a rough surface. The tip of the matchstick is made up of red phosphorus. जो माच स्टिक होता है हमारे पास, माचिस का डंटा होता है, तिल्ली, माचिस का तिल्ली कहो या डंटा कहो जो भी, तो माचिस के तिल्ली में क्या होता है बाबू, ऊपर की तरफ जो हमारे पास केमिकल होता है, इस ये कौन सा केमिकल होता है, ये होता है बाबू तुम्हारा रेड फॉस्फोरस। क्या होता है? रेड फॉस्फोरस होता है। ये तुम्हारा कौन सा केमिकल होता है बाबू? ये होता है तुम्हारा रेड फॉस्फोरस। नाउ कह रहा है विद सम अदर केमिकल्स, इसके साथ कुछ और भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑन स्ट्राइकिंग फ्रिक्शन जनरेट्स इनफ हीट टू लाइट द मैच स्टिक बाय मेकिंग द केमिकल कैच फायर। जब हम स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन क्या करता है, टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे क्या होता है, आग पकड़ लेता है। द वुड यूज इन द मैच स्टिक इज ऑल्सो अ पार्टिकुलर काइंड। जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है माचिस के तिल्ली में, वो जो है आपका वो एक खास प्रकार का होता है। मतलब गुरुजी, जिस माचिस का तिल्ली है हमारा, उसमें जिस वुड का यानी जिस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है वो एक खास प्रकार का तुम्हारा लकड़ी यानी कि वुड होता है। इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज अटेन्ड बाय द हीट प्रोड्यूस एट द टिप ऑफ द लाइटेड माचिस। जो इग्निशन टेम्परेचर है वो हमारा तिल्ली का, वो क्या होता है, जितना हमारे पास रेड फॉस्फोरस है उसी के आसपास रखते हैं, ताकि क्या हो, जो हमारा माचिस का तिल्ली है वो प्रॉपर तरीके से जल पाए। यहाँ तक अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो क्या करना है, क्या करना है, बोल दीजिए क्या करना है, क्या करना है, बोल दीजिए। लाइक करना और कुछ नहीं करना है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं बाबू, मोर देन 5000 ईयर अगो, यानी 5000 साल पहले की बात है, इजिप्टियंस मेड माच स्टिक। इजिप्टियंस ने क्या बनाया था बाबू, माच स्टिक बनाया था। बाई कोटिंग स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड विद सल्फर। इसने क्या किया था, छोटे छोटे पाइन वुड्स को क्या किया था, छोटे छोटे पाइन वुड्स को क्या किया था, सल्फर से कोट कर दिया था। सल्फर से कोट कर दिया था मतलब गुरुजी, ये मान लो मेरे पास पाइन वुड है, ये क्या है, पाइन वुड। इस पाइन वुड के ऊपर हमने क्या किया, सल्फर का लेयर चढ़ा दिया। क्या किया बाबू, सल्फर का लेयर चढ़ा दिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फर का कोटिंग। सल्फर का हमने क्या किया, लेयर चढ़ा दिया। और ऐसे ही एक और बनाया, और दोनों बनाकर हमने क्या किया, रब किया। और जब रब किया तो उससे क्या हुआ भाई, फ्रिक्शन जब भरा तो फ्रिक्शन भरा तो टेम्परेचर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आग पकड़ लिया। यही कहानी है। दिस काउट फायर इजली व्हेन दे वर रब्ड स्ट्रांगली विथ ईच अदर। एक दूसरे को जब हम रब करते हैं तेजी से तो ये क्या करता है, आसानी से आग पकड़ लेता है। एज अ रिजल्ट ऑफ सच रबिंग फ्रिक्शन रेज्ड, जब हम लोग रब करते हैं तो फ्रिक्शन जो है बढ़ता है। टेम्परेचर फ्रिक्शन जो है वो क्या करता है, रेज द टेम्परेचर ऑफ सल्फर, सल्फर के टेम्परेचर को क्या करता है बाबू, बढ़ा देता है। एबव इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा कर देता है। और कोई भी मटेरियल का उसका इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, कैच कर लेगा फायर को, यानी आग जो है वो पकड़ लेगा। एंड मेट इट कैच फायर, वो क्या करेगा, कैच कर लेगा फायर को, यानी आग पकड़ लेगा। दिस इन टर्न इग्नाइटेड द पाइन वुड पीसेस। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पाइन वुड पीसेस को जला पाते हैं। टाइप्स ऑफ कंबशन की बात करते हैं बाबू। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? क्या आपने अभी तक स्टडी टेबल पे नहीं बैठा है? अगर नहीं बैठा है तो प्लीज़ जाके बैठ जाइए और कॉपी खोल लीजिए। जब जागो तब सवेरा, अभी से भी तुम करो। और पीछे का जो चैप्टर छूटा है उस चैप्टर को क्या करो बाबू, वापस से फ्री टाइम में क्या करो, फ्री टाइम तो नहीं रहता है, बड़ी गेम खेलते हैं, तो फिर भी तुम थोड़ा सा टाइम निकाल लो बाबू। एक एक 1.5 घंटा का वीडियो है और दोनों को देख के चैप्टर को पीछे का बैकलॉग कंप्लीट कर लो ना। बात करते हैं टाइप ऑफ कंबशन के ऊपर। टाइप ऑफ कंबशन में हमारे पास स्लो कंबशन है, रैपिड कंबशन है, स्पॉन्टेनियस कंबशन और एक्सप्लोसिव कंबशन है। ये 4 तरह का कंबशन हमको पढ़ना है। कौन कौन सा सर? स्लो कंबशन है, रैपिड कंबशन है, स्पॉन्टेनियस कंबशन है और एक्सप्लोजिव कंबशन है। ये 4 तरह का हमको क्या पढ़ना है बाबू, कंबशन पढ़ना है। अब बात करते हैं स्लो कंबशन के ऊपर कि सर स्लो कंबशन क्या होता है। वर कंबस्टिबल मटेरियल बर्न एट अ स्लो या मॉडरेट रेट। जब कंबस्टिबल मटेरियल जो है वो बर्न करे यानी कि जले स्लो या फिर मॉडरेट रेट से, इट्स कंबशन इज कॉल्ड स्लो कंबशन। इसी कंबशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्लो कंबशन। तुमने कभी गोईठा देखा है? काव डंग केक, एक ऐसा केक जिसे हम खा नहीं सकते, एक इकलौता केक जिसे तुम खा नहीं सकते, काव डंग केक, गोईठा। या फिर कभी तुमने लकड़ी को जलते देखा है? तो वो लोग धीरे धीरे जलता है ना, स्लोली स्लोली जलता है, मॉडरेटली स्पीड से जलता है। तो वो तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया बाबू स्लो कंबशन का। किसका एग्जाम्पल हो गया? स्लो कंबशन का। क्लियर है यहाँ तक? क्यों सर स्लो कंबशन क्यों शो करता है बोलो? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बाबू, सप्लाई ऑफ एयर जो है वो सफिशियंट नहीं होता है। सप्लाई ऑफ एयर जो है इनसफिशियंट होता है।
सप्लाई ऑफ एयर क्या होता है, इनसफिशिएंट होता है। अच्छा ऐसे याद हो कभी छत पे अगर तुम खाना बना रहे हो तो छत पे जब खाना बना रहे हो लकड़ी जलता रहता है तो घर वाला बोलते हैं अरे बहुत हवा चल रहा है, जब एयर बहुत ज़्यादा होता है तो तेज़ी से लकड़ी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वहाँ पे सप्लाई ऑफ एयर जब बढ़ रहा है तो क्या होगा, जो फ्यूल्स है वो तेज़ी से क्या करता है, बर्न करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, स्लो कंबशन यूजुअली अकर व्हेन देयर इज एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। स्लो कंबशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे इनसफिशिएंट सप्लाई होता है एयर का। सच अ कंबशन नेवर गेट्स रियली कंप्लीटेड, ऐसे कंबशन जो है वो कंप्लीट नहीं होते। तो ये स्लो कंबशन जो है वो हमारा इनकम्प्लीट कंबशन भी है। स्लो कंबशन और क्या कैसा है सर, ये स्लो कंबशन जो है ये हमारा बाबू इनकम्प्लीट कंबशन भी है, इनकम्प्लीट कंबशन याद रखना। स्लो कंबशन जो है वो हमारा इनकम्प्लीट कंबशन भी है। बर्निंग ऑफ काउडंग केक्स, गोईठा यानी कि और वुड एट्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन। ये सब तुम्हारा एग्जाम्पल है किसका, स्लो कंबशन का। बहुत ज़्यादा गर्मी है ना सर, गर्मी बहुत ज़्यादा है। नहीं सर हम तो एसी में बैठे हुए, आपको गर्मी लग रहा है। हाँ बाबू हम एसी में नहीं बैठे हुए, और बहुत सारा लाइट्स भी है यहाँ पे। चलिए अब आगे बात करते हैं। ये देख लीजिए आपका गोईठा, सर मेरा बोल रहे हैं, हाँ तुम्हारा ही है ये गोईठा, और ये तुम्हारा लकड़ी यानी कि वुड है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, काउडंग केक, और ये तुम्हारा वुड। ये दोनों कैसा कंबशन शो करता है सर, ये दोनों शो करता है स्लो कंबशन, स्लो कंबशन। इसे हम और क्या कह सकते हैं सर, इसी को और हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट कंबशन, शॉर्ट में लिख दिया आईसी। ना बात करते हैं बाबू रैपिड कंबशन के ऊपर। रैपिड कंबशन क्या कह रहा है, व्हेन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न एट अ फास्ट रेट, जब कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है वो तेजी से जले, इट्स कंबशन इज कॉल्ड रैपिड कंबशन, इसी कंबशन को हम लोग रैपिड कंबशन कहते हैं। गैसियस फ्यूल जनरली अंडरगो रैपिड कंबशन, गैसियस फ्यूल जो होते हैं वो क्या शो करते हैं बाबू, गैसियस फ्यूल जो होते हैं वो रैपिड कंबशन शो करते हैं। कौन से कंबशन शो करते हैं, रैपिड कंबशन शो करते हैं। रैपिड कंबशन अकर व्हेन देयर आर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, रैपिड कंबशन तब देखने को मिलता है जब सफिशिएंट क्या हो, सप्लाई ऑफ एयर हो, सप्लाई ऑफ एयर जो है वो क्या हो, सफिशिएंट हो, तब हमको क्या देखने को मिलता है, रैपिड कंबशन देखने को मिलता है। और रैपिड कंबशन का एग्जांपल याद रखना, गैसियस फ्यूल्स लाइक तुम्हारा एलपीजी जो घर में आता है ना, एलपीजी देखते हो जब गैस जलता है तो कुछ बचता है, लास्ट में गैस खत्म हो जाता है, जाइए दूसरा भरवा के आइए, समझ में बात। तो ये तुम्हारा कंप्लीट कंबशन होता है। कैसा कंबशन होता है, द कंबशन इन सच केस इज कंप्लीट, ऐसे केस में क्या होता है, जो कंबशन है वो क्या हो जाता है बाबू, कंप्लीट हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक। ये है तुम्हारा क्या, गैस। गैसियस। ना बात करते हैं बाबू स्पॉन्टेनियस कंबसन के ऊपर कि स्पॉन्टेनियस कंबसन क्या होता है। कह रहा है व्हेन अ कंबसन सब्सटेंस कैच फायर ऑन इट्स ओन इवन एट रूम टेम्परेचर, जब कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे क्या करे बाबू, फायर को कैच कर ले यानी आग पकड़ ले, इट्स कंबशन इज रिफर टू एज स्पॉन्टेनियस कंबशन, इसी कंबशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन। कौन कौन दिखाता है सर स्पॉन्टेनियस कंबशन बाबू, स्पॉन्टेनियस कंबशन का एग्जांपल याद रखना, व्हाइट फॉस्फोरस और साथ ही साथ सोडियम मेटल। व्हाइट फॉस्फोरस और सोडियम मेटल ये दो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिया हुआ है स्पॉन्टेनियस कंबशन का। तो कह रहा है पीस ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस और अ पीस ऑफ सोडियम मेटल आर ऑब्जर्व टू अंडरगो स्पॉन्टेनियस कंबशन व्हेन केप्ट इन एयर, ये दोनों में क्या देखने को मिलता है, स्पॉन्टेनियस कंबशन देखने को मिलता है। स्पॉन्टेनियस शब्द का मतलब होता है बाबू अचानक से, ये क्या करते हैं, अचानक से आग पकड़ लेते हैं। कौन अचानक से आग पकड़ लेते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन जो शो करते हैं हमारे व्हाइट फॉस्फोरस और साथ ही साथ सोडियम मेटल, ये सब क्या करते हैं बाबू, अचानक से आग पकड़ लेते हैं एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ही। ये है तुम्हारा क्या, ये है बाबू सोडियम मेटल, ये तुम्हारा क्या है, सोडियम मेटल। एन लिख रहे हैं गुरुजी, बाबू ये सोडियम का तुम्हारा सिंबल है, और ये तुम्हारा हो गया वाइट फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस। देख रहे हो वाइट फॉस्फोरस को कहाँ रखे हुए हैं, अभी तो बताया जी पानी में, हाँ कहाँ रख रहे हैं, पानी में रख रहे हैं ना। अब बात करते हैं एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोजिव कंबशन का एग्जांपल याद रखना, पटाखा, क्रैकर फोड़ते हो ना, दिवाली आता है तो भैया वह पापा पैसा दीजिए दिवाली आ गया फोड़ेंगे पटाखा, कौन बोलता है ये सब, हम ना बोलते हैं जी, हम तो पढ़ते हैं, पढ़ते हो सिखा रहे हो, ठीक है। एक्सप्लोजिव कंबशन क्या होता है बाबू, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कंबशन मटेरियल एंड एयर बर्न कंप्लीटली,
यहाँ पे क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कंबशन मटेरियल एयर के प्रेजेंस में क्या करता है, बर्न करता है कंप्लीटली इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इन अ क्लोज स्पेस एंड एक्सप्लोसिव कंबशन कैन टेक प्लेस। एक्सप्लोसिव कंबशन जो है वो क्लोज स्पेस में होता है, क्लोज स्पेस में होता है और वेरी शॉर्ट स्पैन मतलब सम जो है ये एक्सप्लोसिव कंबशन वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, कम समय के लिए होता है। द कंबस्टिबल मटेरियल इन सच अ केस बर्न अनकंट्रोलेबली इन फ्री सप्लाई ऑफ एयर एंड रिलीज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे जो तुम्हारा कंबस्टिबल मटेरियल है वो बर्न करता है, जलता है हमारे अनकंट्रोल, मतलब वो अनकंट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, अनकंट्रोलेबली जलता है। और यहाँ पे जो सप्लाई ऑफ एयर है वो फ्री होता है। एटमॉस्फेयर में क्या है, सप्लाई ऑफ एयर फ्री है। पटाखा जला है या फूटा धम 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 पूरा लाइट भी प्रोड्यूस कर रहा है, हीट भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे सप्लाई ऑफ एयर पूरा है। सप्लाई ऑफ एयर पूरा होने की वजह से क्या हुआ कि हमारे कंट्रोल से बाहर चली गया अनकंट्रोलेबली। समझ में आया बात। एंड कह रहा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। दिस ऑफन प्रोड्यूस द साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन, और साथ ही साथ साउंड भी प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ क्रैकर इज इग्नाइटेड अ सडन एंड रैपिड रिएक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट देयर इज एन इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट साउंड एनर्जी। एक्सप्लोजिव कंबशन का रिजल्ट क्या क्या देखने को मिलता है हमको बाबू, हीट लाइट और साउंड एनर्जी, ये तीनों हमको एक्सप्लोजिव कंबशन में देखने को मिलता है। जब तुम एक क्रैकर को, एक पटाखे को जलाते हो तो क्या होता है, जब एक पटाखे को जलाते हो तो आवाज़ भी करता है, लाइट भी होता है और साथ ही साथ तुम्हारा हीट भी प्रोड्यूस होता है ना। जब एक पटाखे को जलाते हो, सर बीड़ी बम जलाया था तो लाइट ना हुआ था, तो 2 रुपये वाला जला हुआ तो लाइट कहाँ से होगा, वो हीट की साउंड की खत्म, महंगा वाला जलाओ। ये देख, ये है तुम्हारा पटाखा, और ये देखो विस्फोट बम उम फटता है, तो ये सब तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है, ये सब तुम्हारा एक्सप्लोजन है, विस्फोट है ना, एक्सप्लोजन। अब बात करते हैं बाबू फायर कंट्रोल के ऊपर कि सर फायर कंट्रोल क्या होता है। कह रहा वी हैव नाउ लर्न दैट कंबशन टेक प्लेस इफ, हम लोग जानते हैं कि कंबशन तभी होगा जब देयर इज अ कंबस्टिबल मटेरियल, हमारे पास कंबस्टिबल मटेरियल होगा, देयर इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर, सप्लाई ऑफ एयर जो है वो कंटिन्यूअस होगा, लगातार होगा, द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल इज हायर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर, और वो जो कंबस्टिबल मटेरियल है उसके टेम्परेचर को हम उसके इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा कर दें तब। और क्या करते हैं हम लोग, ये 3 तरीका तो जानते हैं कि इन 3 केस में क्या करता है, आग पकड़ता है। अगर हम इन तीनों में से किसी एक चीज़ को भी बाबू रोक लें तो हम क्या कर सकते हैं, आग पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो यही कह रहा है इफ एनी वन ऑफ द एबव कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा, कंबशन विल नॉट टेक प्लेस, कंबशन नहीं होने वाला है। द प्रिंसिपल इज यूज इन फायर फाइटिंग, और इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है, इसी कानून का इस्तेमाल किया जाता है किसमें, फायर फाइटिंग में। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किसमें किया जाता है बाबू, फायर फाइटिंग में इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ कह रहा है इन एनी काइंड्स ऑफ फायर इट इज सम कंबस्टिबल मटेरियल विच कैच फायर, किसी तरह का भी फायर हो, किसी तरह का भी आग हो, वहाँ पे जो भी चीज़ जल रहा है वो कंबस्टिबल मटेरियल होगा। कंबस्टिबल मटेरियल ही क्या कर सकता है, कैच कर सकता है फायर को, यानी कि आग पकड़ सकता है। वी मस्ट टेक प्रिकॉशन सो दैट द रिलेवेंट कंबस्टिबल सब्सटेंस डज नॉट गेट हीटेड अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हमको ये ध्यान रखना होगा कि हमारे अगल बगल जो सब्सटेंस रखा हुआ है कहीं ना ऐसा हो कि उसके टेम्परेचर की वजह से उसका इग्निशन टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाए कि वो आग धर ले। मतलब मान लो यहाँ पे हमारे पास गैस है और यहाँ पे गैस जो हम जला रहे हैं और बगल में हम कुछ रख दिए, मान लो कॉपी रख दिए, क्या रख दिए, कॉपी। किचन में गए और खाए के चक्कर में वहाँ पे कॉपी छोड़ दिया। अब जब जो तुम्हारा गैस है उसका कहीं ना ऐसा हो कि इतना ज़्यादा हीट होने लगे कि कॉपी का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है उतना तक कर दे, उतना तक क्या कर दे, इग्निशन टेम्परेचर कर दे, तब तुम्हारा कॉपी भी आग पकड़ लेगा। तो इस चीज़ को हमको क्या करना होता है, केयरफुली ध्यान रखना होता है। प्लेसेस यानी कि जगह जैसे कि पेट्रोल स्टेशन हैव हाईली कंबस्टिबल मटेरियल, वहाँ पे हाईली कंबस्टिबल मटेरियल्स होते हैं। लाइक पेट्रोल, जैसे कि पेट्रोल और तुम्हारा डीजल एट्सेट्रा। इन जगहों पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं ले जाने का इजाज़त दिया जाता है जो कि कंबशन कर पाए। जैसे कि तुम्हारा माचिस, माचिस जलाने के लिए मना किया गया है पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, है ना। देखोगे लिख के रख रहता है कि यहाँ पे माचिस मत कीजिए, स्मोकिंग मत कीजिए, और क्या नहीं कीजिए बाबू, लाइटर नहीं जलाइए। क्यों मना करता है, क्योंकि वहाँ पे हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है बाबू, हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंस है, वो बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेगा। और वहाँ पे वो सब चीज़ जो है वो हाईली कंबस्टिबल है, तेज़ी से आग पकड़ लेगा। अरे घर ही में देखो ना, घर में क्या होता है जब गैस लीक करता है तो घर पे क्या बोला जाता है, घर वाला बोलता है कि सर घर वाला बोलता है सर हमको कि देख बाबू अभी गैस लीक कर रहा, माचिस उचिस मत जलावेगा। काहे नहीं जलावेगा माचिस उचिस, काहे कि कहीं ना वहाँ पे वो सब सब्सटेंस कंबस्टिबल, हाईली कंबस्टिबल है, कहीं ना वो आग पकड़ ले।
समझ में आया बात? तो क्या कह रहा है, नो वन शुड बी अलाउड टू टेक एनी बर्निंग मटेरियल विद इन द प्रेमाइज ऑफ सच प्लेसेस। ऐसे प्लेसेस पे कोई भी बर्निंग मटेरियल ले जाने की अलाउ नहीं है। इवन अ बर्निंग माच स्टिक कैन इग्नाइट पेट्रोल वेपर्स। एक माचिस का तिल्ली भी वहां पे आग लगा सकता है। ये है तुम्हारा बाबू पेट्रोल पंप और ये है तुम्हारा एलपीजी गोदाम। इन दोनों में से कहीं भी तुमको ले जाने की इसकी इजाजत नहीं है। नाउ कह रहा द सेम प्रिकॉशन शुड बी टेकन एट एलपीजी। सेम प्रिकॉशन हम लोग को क्या करना है, एलपीजी के लिए भी रखना है। जैसे जो प्रिकॉशन हम लोग क्या कर रहे थे बाबू, जो प्रिकॉशन हम लोग कर रहे थे पेट्रोल पंप पे, है ना, वही प्रिकॉशन हमको एलपीजी गोदाम के में भी करना है। मतलब वहाँ भी माचिस नहीं लेके जाना है, माचिस नहीं जलाना है ना, माचिस नहीं जलाना, लाइटर नहीं जलाना, स्मोकिंग नहीं करना है। वही सेम प्रिकॉशन हमको एलपीजी पे भी ध्यान रखना है, एलपीजी गोदाम जो होता है वहाँ। और साथ ही साथ फायर क्रैकर फैक्ट्रीज, ऐसे जगह जहाँ पे पटाखा होते हैं, पटाखा का फैक्ट्रीज है, वहाँ पे भी इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और बाबू एम्यूनेशन डिपोट्स, इन जगहों पे भी हमको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब ये एम्यूनेशन डिपोट्स क्या होता है गुरुजी? एम्यूनेशन डिपोट्स का मतलब समझा दीजिए। वैसा जगह बाबू जहाँ पे बम और तुम्हारा गोली बंदूक ये सब रखाता है, बॉम्ब रखाता है, गोली रखाता है, बंदूक रखाता है, वैसे जगहों को हम लोग एम्यूनेशन डिपोट्स कहते हैं, एम्यूनेशन डिपोट्स कहते हैं। क्लियर है? वैसा जगह जहाँ पे गोली बंदूक ये सब रखाता है, वैसे जगहों को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? एम्यूनेशन डिपोट्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? वैसे जगहों को हम लोग क्या कहते हैं? एम्यूनेशन डिपोट्स कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो आगे कह रहा है एंड इवन एट आवर होम्स, और हमारे घरों में भी, हमारे घरों में भी इसका हमको ध्यान रखना होगा कि कहीं ना भाई गैस लीक कर रहा था और हम माचिस जला दिया, स्मोकिंग कर लिया, लाइटर मार लिया, तो इनसे क्या हो सकता है? खतरा हो सकता है हम सभी को। नाउ कह रहा है ए फायर दैट हैज स्टार्टेड कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय आइदर कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। हम लोग क्या कर सकते हैं? एक आग को बुझा सकते हैं। कैसे एक आग को बुझाया जा सकता है बाबू? या तो हम सप्लाई ऑफ एयर को कट कर दें, या फिर टेम्परेचर को उस मटेरियल के इग्निशन टेम्परेचर से कम कर दें। ये दो तरीका से भी हम क्या कर सकते हैं? उस आग को रोक सकते हैं। कह रहा फॉर एग्जाम्पल इफ द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन शुड बी इमीडिएटली रैप्ड इन थिक ब्लैंकेट्स। अगर किसी इंसान का कपड़ा आग पकड़ ले तो हमको क्या करना है बाबू? एक ब्लैंकेट लेना है, मोटा सा ब्लैंकेट, थिक ब्लैंकेट लेना है, और उस ब्लैंकेट से उसको रैप कर देना। जब उसको हम रैप करेंगे तो क्या होगा? जब उसको हम लपेट देंगे तो क्या होगा? सप्लाई ऑफ एयर जो है वो कट हो जाएगा। सप्लाई ऑफ एयर कट होगा तो तुम्हारा जो कंबशन है वो रुक जाएगा। समझे? तो दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, इसकी वजह से सप्लाई ऑफ एयर कट होगा एंड द फायर विल स्टॉप या डाई, और फायर जो है वो क्या हो जाएगा बाबू? स्टॉप हो जाएगा या फिर डाउन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो, जल्दी से बताओ। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ पे देखिए, ये क्या किया? ब्लैंकेट से इसको लपेट दिया। यहाँ पे इसको क्या हुआ था? आग पकड़ लिया था। कह रहा सैंड कैन बी यूज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर इन केस ऑफ फायर प्रोड्यूस बाय केरोसिन, पेट्रोल एक्सेट्रा। हम लोग बालू का भी इस्तेमाल करते हैं वैसे जगह पे जहाँ पे जो आग है वो पेट्रोल या फिर केरोसिन के वजह से लगा हो, वैसे जगह पे हम लोग क्या करते हैं? बालू का इस्तेमाल करते हैं आग को बुझाने के लिए। देखे होगे जब तुम पेट्रोल पंप पे गए होगे तो पेट्रोल पंप पे क्या होता है बाबू? जब तुम कहाँ गए होगे? पेट्रोल पंप पे गए होगे तो पेट्रोल पंप पे क्या होता है सर? पेट्रोल पंप पे देखोगे 3-4 बाल्टी रखा रहता है बालू भर के। वो किस लिए रखा रहता है? वो इसीलिए रखा रहता है कि अगर आग लगता है तो हम क्या करें? उसके मदद से उसको बुझा पाएँ। केरोसिन और पेट्रोल से जब आग लगता है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सैंड का इस्तेमाल करते हैं बुझाने के लिए, क्योंकि वो बेटर ऑप्शन है। कह रहा वाटर कैन ऑल्सो बी पोर्ड ओवर द बर्निंग मटेरियल लोअर इट्स टेम्परेचर बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। पानी भी हम लोग छींटते हैं। पानी छींटने से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है इग्निशन टेम्परेचर से हम लोग कम कर देते हैं, और इससे हमारा जो कंबशन है वो रुक जाता है। हाउएवर, हालांकि क्या कह रहा है बाबू? वाटर शुड नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर काउस्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगा है तो वैसे कंडीशन में पानी का इस्तेमाल मत करना। गौर से सुन लो इस बात को। अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगा है तो वैसे कंडीशन में पानी का इस्तेमाल नहीं करना। काहे नहीं करना? क्योंकि बाबू वहाँ पे तुम्हारा जो वाटर है वो ठंडा होता है, और वहाँ पे हीट पहले ठंडा गर्म रिएक्ट कर जाएगा, और धमाका जो है वो डेंजरस हो सकता है, घातक हो सकता है, डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक्स हो सकते हैं।
ए फायर काउज बाय ऑयल और गैस, अगर तेल या गैस की वजह से फायर होता है, नीड्स टू बी एक्सटिंग्यूज बाय यूजिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूजर। वहाँ पे हम लोग को किसका इस्तेमाल करना है बाबू? कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूजर का इस्तेमाल करना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्यूजर क्या होता है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरे होते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो ऑक्सीजन का कमी होता है, ऑक्सीजन का कमी होगा, ऑक्सीजन का डिमांड्स कम होगा तो कंबशन अपने आप रुक जाएगा। और ये एक्सटिंग्यूजर का मतलब होता है आग बुझाने वाला। एक्सटिंग्यूजर का मतलब क्या होता है? आग बुझाने वाला। यहाँ पे देख रहे होगे ये कहाँ रखा रहता है सर? ये रखा रहता है बाबू हमारे पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप ये रखा रहता है पेट्रोल पंप पे। ये क्या कर रहा है? ये वाटर को स्प्रे कर रहा है। वाटर को क्या कर रहा है? स्प्रे कर रहा है, ताकि इग्निशन टेम्परेचर क्या हो? कम हो जाए मटेरियल का। और यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता है सर? ये किसका इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि क्या करेगा बाबू? ऑक्सीजन के डिमांड्स को यहाँ वहाँ पे कम कर देगा। और ऑक्सीजन का डिमांड्स कम होगा तो फायर अपने आप कम। नाउ व्हाट हैपन व्हेन देयर इज अ इनकम्प्लीट कंबशन? क्या होगा बाबू जब मटेरियल जो है इनकम्प्लीट कंबशन शो करेगा? क्या होगा जब मटेरियल जो है हमारा वो इनकम्प्लीट कंबशन शो करेगा? तो वैसे केस में क्या होगा? कह रहा है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन, यानी इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान ए पार्ट ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन पासिस इनटू द एटमॉस्फेयर। कहाँ पास हो जाता है बाबू? एटमॉस्फेयर में। इन द फॉर्म ऑफ शूट। किस फॉर्म में? शूट के फॉर्म में, यानी कि कालिक के फॉर्म में। मतलब किसी मटेरियल को हमने जलाया, वो मटेरियल जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जला, तो प्रॉपर तरीके से नहीं जलने से जो अनबर्न्ड कार्बन है, जो कार्बन है हमारा, जो ऐसा कार्बन जो कि जला नहीं है, वो क्या करेगा? सूट के फॉर्म में, यानी कि कालिक के फॉर्म में कहाँ चल जाएगा? हमारे एटमॉस्फेयर में चल जाएगा। दिस नॉट ओनली वेस्ट द फ्यूल बट ऑल्सो पॉल्यूट्स द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे फ्यूल का बर्बादी नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी खराब हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्म्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो बनते हैं। दिस गैस इज हाईली पॉइजनस, और ये गैस जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। एंड काउज रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम, और ये हमें क्या कर सकता है बाबू? रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम करा सकता है। कैसा प्रॉब्लम करा सकता है? रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम करा सकता है। हमारा फेफड़ा डैमेज कर सकता है, हमारा लंग्स डैमेज कर सकता है बाबू, हमें रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम करा सकता है। इट में आल्सो प्रूव टू बी फैटल, और ये कैसा होता है? ये कैसा होता है भैया? ये फैटल होता है, यानी कि ये घातक हो सकता है हमारे लिए। समझे? ये हमारे लिए कैसा हो सकता है? घातक हो सकता है। फ्लेम क्या होता है भैया? फ्लेम समझा दीजिए बाबू। फ्लेम के ऊपर हम लोग बात करते हैं अब, है ना? फ्लेम क्या होता है? कह रहा फ्लेम में बी डिफाइंड एज द रीजन ओवर विच गैसेस बर्न। वो जगह जहाँ पे क्या हो रहा है? गैसेस क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, यानी कि जल रहे हैं। इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी रीजन को हम लोग फ्लेम कहते हैं। इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसी रीजन को हम लोग फ्लेम कहते हैं। यहाँ पे भी देखो, ये रीजन तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये रीजन तुम्हारा कहलाएगा बाबू फ्लेम। एकदम क्लियर है यहाँ तक? कह रहा व्हेन वी बर्न अ पीस ऑफ पेपर, जब हम एक पीस ऑफ पेपर जलाते हैं, या वैक्स कैंडल, मोम का जो कैंडल आता है उसे जलाते हैं, ए फ्लेम इज प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस होता है बाबू? फ्लेम प्रोड्यूस होता है। देख लो दोनों का दोनों तुम्हारा क्या है? फ्लेम है। ये भी फ्लेम है और ये भी फ्लेम है। On observing the flame of a lighted candle carefully, we find that it has 3 zones। जब हम लोग क्या करते हैं बाबू? फ्लेम को ऑब्जर्व करते हैं तो हमको 3 जोन्स देखने को मिलते हैं। कितने जोन देखने को मिलते हैं? 3 जोन। ये भी पूछा जा सकता है कितना जोन देखने को मिलता है जब कैंडल फ्लेम को हम क्या करते हैं? जलाते हैं, या फिर कोई भी फ्लेम को हम क्या करते हैं बाबू? क्या फ्लेम देखते हैं तो वहाँ पे हमको कितना जोन देखने को मिलता है? 3 जोन। अभी जो हमने फ्लेम देखा ना बाबू, ये फ्लेम, इसमें हमको 3 अलग अलग जोन्स देखने को मिलते हैं। 3 अलग अलग जोन्स देखने को मिलता है। एक होता है बाबू हमारा इनर मोस्ट जोन, एक होता है हमारा मिडल जोन जिसे हम लोग ल्यूमिनस जोन कहते हैं, और एक होता है हमारा आउटर मोस्ट जोन जिसे हम लोग नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? इन तीनों जोन को, ये जो तीनों जोन है इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। यहाँ पे तुम्हारा कैंडल फ्लेम का क्या दिया हुआ है? स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सबसे ऊपर में तुमको दिख रहा होगा नॉन ल्यूमिनस जोन। ये देखो, ये तुम्हारा क्या दिख रहा है बाबू? नॉन ल्यूमिनस जोन। दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिख रहा सर। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। इंक कलर रेड ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा क्या है बाबू? ये है तुम्हारा नॉन ल्यूमिनस जोन। और ये कैसा होता है सर? ये होता है हमारा ब्लू कलर का।
नॉन ल्यूमिनस जोन कैसा कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट, सबसे हॉटेस्ट पार्ट, सबसे गर्म पार्ट जो है हमारे कैंडल फ्लेम का, वो कौन सा होता है? नॉन ल्यूमिनस जोन होता है। उसके बाद ल्यूमिनस जोन, जो कि आपका कैसा होता है? येलो कलर का होता है। इट इज़ मॉडरेटली हॉट, ये हल्का क्या होता है? हॉट होता है। और लास्ट में आपको दिख रहा होगा डार्क जोन, जो कि लीस्ट हॉट होता है। और कलर की अगर बात करें तो ब्लैक कलर का देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम के मदद से तीनों जोन को हमने समझ लिया। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू? थ्योरी के मदद से तीनों जोन को समझेंगे। ना बात करते हैं इनर मोस्ट जोन के ऊपर कि इनर मोस्ट जोन क्या होता है। एक मिनट रुक जाइए, वापस से क्या करते हैं, कैंडल का बोल रहे यार, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ना बात करते हैं बाबू इनर मोस्ट जोन के ऊपर। दिस जोन कंसिस्ट ऑफ अनबर्nt वैक्स पेपर गिवन ऑफ बाय द मोल्टन वैक्स। इट इज़ द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। जो हमारा इनर मोस्ट जोन होता है बाबू, वो कोल्डेस्ट पार्ट होता है हमारे फ्लेम का। सबसे ठंडा पार्ट जो है वो क्या होता है? हमारा इनर मोस्ट जोन होता है हमारे फ्लेम का। यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन है वो प्रॉपर तरीके से जलते नहीं है। यहाँ पे हमारे पास अनबर्न्ड कार्बन होते हैं, मतलब जो कार्बन है वो पूरे तरीके से जले नहीं है। यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्या होता है बाबू? इनकम्प्लीट कंबशन होता है। क्यों होता है सर यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन? देखो हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे मान लो प्रेजेंट है, ये हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एटमॉस्फेयर में है ना। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है वो सबसे पहले आउटर को मिलेगा सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद मिडल को मिलेगा और उसके बाद इनर को मिलेगा। तो सबसे कम चांस किसको है ऑक्सीजन मिलने का? सबसे कम जो ऑक्सीजन है वो किसको मिल रहा है? इनर को मिल रहा है। इसलिए इनर जो है वो क्या होता है बाबू? इनकम्प्लीट कंबशन शो करता है। वहाँ पे जो कार्बन है वो पूरे तरीके से जल नहीं पाते हैं, अनबर्न्ड कार्बन होते हैं, और वही फिर तुमको कालिख बनाते हैं, यानी सूट बनाते हैं एटमॉस्फेयर में। मिडल जोन या ल्यूमिनस जोन की बात करो तो ये क्या होता है? इन दिस जोन पार्शियल कंबसन, इस जोन में पार्शियल कंबसन देखने को मिलेगा। यहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ठीक ठाक है ना, कुछ अमाउंट में पहुँच जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? पार्शियल कंबशन देखने को मिलता है। वैक्स वेपर टेक्स प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी। वैक्स वेपर क्या होता करता है बाबू? वैक्स वेपरेशर क्या होता है? यहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी क्या करता है? लिबरेट करता है। लॉट ऑफ एनर्जी, कई सारे एनर्जी को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। द वैक्स वेपर इनटू कार्बन पार्टिकल्स, दिस एनर्जी पार्टली डिकम्पोज। और ये क्या करता है बाबू? पार्सली, है ना, डिकम्पोज होता है, यानी कि ब्रेक डाउन होता है। द वैक्स वेपर इनटू कार्बन पार्टिकल्स, किस में ब्रेक डाउन होता है बाबू? ब्रेक डाउन होता है ये तुम्हारे कार्बन पार्टिकल्स में। किस में ब्रेक डाउन होता है? कार्बन पार्टिकल्स में। दिस जोन ऑफ द फ्लेम इज हॉटर देन डार्क इनर जोन। ये जो जोन होता है वो ज़्यादा हॉट होता है, किससे? जो हमारा इनर जोन था उसके कंपेयर में। इनर जोन जो हमने पहले पढ़ा डार्क कलर का, ब्लैक कलर का, उसके कंपेयर में ये जो जोन है वो ज़्यादा हॉट होता है। इट इज़ येलो इन कलर, और ये कैसा होता है बाबू? येलो कलर का होता है। इट इज़ येलो इन कलर, ये कैसा होता है? येलो कलर का होता है। ये तुम्हारा यहाँ पे दिख रहा है इनर जोन, यहाँ पे तुम्हारा मिडल जोन येलो कलर का, और ये तुम्हारा ब्लू कलर का हो गया आउटर जोन। नाउ बात करते हैं बाबू फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू। इससे पहले भी एक हमारे पास आउटर जोन होगा, एक मिनट देख लें तो। देखो आउटर मोस्ट जोन या फिर नॉन ल्यूमिनस जोन, पहले इसके ऊपर बात करेंगे, फिर फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। कह रहे इट इज़ अ जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। ये क्या होता है बाबू? यहाँ पे हमको कंप्लीट कंबशन देखने को मिलता है ऑफ वैक्स वेपर एंड कार्बन पार्टिकल्स, और कार्बन पार्टिकल्स का। देखो होगा क्या, यहाँ पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमको सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे हमको कंप्लीट कंबशन देखने को मिलता है। द एयर फ्रॉम द साइड्स ऑफ द फ्लेम मिक्सचर्स विद अनबर्nt वैक्स वेपर एंड कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन पार्टिकल्स कहाँ से आया था? जो हमारा ल्यूमिनस जोन जल रहा था, फ्रॉम द ल्यूमिनस जोन। ये जो कार्बन पार्टिकल्स है ये कहाँ से आया था? ये हमको आया था बाबू ल्यूमिनस जोन से। अभी थोड़ा देर पहले देखा ना, वहीं से ये कार्बन पार्टिकल्स हमारा आया था। कह रहे एंड बर्न्स देम कम्प्लीटली टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और बर्न करता है कंप्लीटली, जलता है और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है। इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, और सबसे हॉटेस्ट पार्ट जो है फ्लेम का यही होता है ब्लू कलर वाला। ये जो तुम आउटर जोन देख रहे हो ब्लू कलर का, यही सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है हमारे फ्लेम का। यहाँ पे कंप्लीट कंबशन देखने को मिलता है क्योंकि सप्लाई ऑफ एयर जो है वो पूरा है, सप्लाई ऑफ एयर पूरा है। याद रखना जो तुम्हारा वैक्स होता है वो हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले कंपाउंड्स को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है ये रिएक्ट करके बाबू कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर वेपर बनाता है। क्या बनाता है बाबू? वाटर वेपर बनाता है। ये रिएक्शन याद रखना।
अब फ्यूल एंड कैलोरीफिक वैल्यू के ऊपर बात करते हैं। क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीटली बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ अ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन इज कॉल्ड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कहने का मतलब क्या है? 1 kg जब तुम क्या कर रहे हो बाबू, 1 kg फ्यूल को तुम क्या कर रहे हो? बर्न कर रहे हो, तो उससे तुमको कितना एनर्जी मिल रहा है, कितना एनर्जी मिल रहा है, इसी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। एक बार और रिपीट कर दीजिए सर। कह रहा बाबू 1 kg फ्यूल को यानी 1 किलोग्राम फ्यूल को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, किसके प्रेजेंस में? एयर या फिर कह लो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो जब हमको जो एनर्जी मिलता है इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम में पढ़ा था कि कोक जो है वो 15 से कोक का जो है 15 से 20 किलो जूल पर केजी क्या होता है? कैलोरीफिक वैल्यू होता है। मतलब जब हम 1 kg कोक बर्न करते हैं, क्या करते हैं बाबू? 1 kg कोक बर्न करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 15 से 20 क्या मिलता है? किलो जूल पर केजी। ये इसका क्या है बाबू? यही इसका कैलोरीफिक वैल्यू है ना। 15 किलो जूल पर केजी क्या मिलता है हमको? एनर्जी मिलता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये तुम्हारा क्या था? कोक का कैलोरीफिक वैल्यू था। ए फ्यूल विच प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम इज सेड टू हैव अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू। मतलब कह रहा है ए फ्यूल विच प्रोड्यूस मोर हीट एनर्जी, एक फ्यूल जो कि क्या करे बाबू? ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करे पर किलोग्राम, 1 kg जलाने पे उस फ्यूल को, उसी का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, है ना। किलोग्राम इज हैव टू हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू, उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा? ज़्यादा होगा। द मोर द कैलोरीफिक वैल्यू, जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा, द बेटर इज़ द एफिशिएंसी ऑफ अ फ्यूल, और उस फ्यूल का जो एफिशिएंसी है वो उतना ज़्यादा होगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल्स, एक गुड फ्यूल्स, एक अच्छे फ्यूल का क्या क्या कैरेक्टर है, क्या क्या लक्षण है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं बाबू। कह रहा है एक गुड फ्यूल शुड बी चीप, एक गुड फ्यूल जो है वो कैसा होना चाहिए? चीप होना चाहिए, यानी कि सस्ता होना चाहिए। सही है सर। रेडली होना चाहिए, रेडली अवेलेबल यानी कि आसानी से मिल जाए। एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट, और आसानी से एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सके। बी ईजी टू स्टोर, इसे स्टोर करना भी आसान होना चाहिए। हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, और साथ ही साथ इसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होना चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस ना करे। हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर, हाउएवर दिस शुड नॉट बी बिलो या अराउंड द रूम टेम्परेचर, उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, लेकिन रूम टेम्परेचर के आसपास नहीं होना चाहिए। अंडर को कंप्लीट एंड कंट्रोलेबल कंडीशन, और जो हमारा गुड फ्यूल है वो क्या शो करना चाहिए बाबू? कंप्लीट और तुम्हारा कंट्रोलेबल कंबशन शो करना चाहिए। मतलब कंप्लीट कंबशन दिखाए। अगर कंप्लीट कंबशन नहीं दिखाएगा, अनबर्न्ड कार्बन अगर रह जाएगा, तो वो क्या करेगा? शूट के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाएगा, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। फ्यूल आर क्लासीफाई इनटू 3 कैटेगरीज, फ्यूल को क्लासीफाई किया गया है 3 अलग अलग कैटेगरीज में। एक होता है बाबू सॉलिड फ्यूल, दूसरा होता है लिक्विड फ्यूल, और तीसरा होता है गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल में याद रखना बाबू, वुड, काउ डंग केक यानी कि गोईठा, कोल, कोक, चारकोल एंड पैराफिन वैक्स, ये सब तुम्हारा सॉलिड फ्यूल्स है। लिक्विड फ्यूल में याद रखना बाबू, पेट्रोल, केरोसिन, एल्कोहल, लिक्विड हाइड्रोजन, ये सब तुम्हारा क्या है बाबू? लिक्विड हाइड्रोजन, ये सब तुम्हारा क्या है? लिक्विड फ्यूल है। मतलब जो वैसा फ्यूल जो कि सॉलिड फॉर्म में है वो सॉलिड फ्यूल, वैसा फ्यूल जो कि लिक्विड फॉर्म में है वो लिक्विड फ्यूल, और वैसा फ्यूल जो कि गैसियस फॉर्म में है वो तुम्हारा गैसियस फ्यूल कहलाएगा। जैसे कि नेचुरल गैस, एलपीजी, कोल गैस, वाटर गैस, गोबर गैस एंड हाइड्रोजन, ये सब तुम्हारा क्या है बाबू? लिक्विड फ्यूल है। सॉरी, ये सब तुम्हारा क्या है? गैसियस फ्यूल है। और लिक्विड फ्यूल कौन कौन है? पेट्रोल है, केरोसिन है, अल्कोहल है एंड लिक्विड हाइड्रोजन है। क्लियर है यहाँ तक? बस यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है, सॉलिड फ्यूल कौन होते हैं, लिक्विड फ्यूल कौन होते हैं, गैसेस फ्यूल कौन होते हैं। बहुत इजी तरीका मैं बता देता हूँ कि जो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास फ्यूल प्रेजेंट है वो सॉलिड फ्यूल, जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है वो लिक्विड फ्यूल, और जो कि हमारे पास गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है वो गैसियस फ्यूल। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे हमारे पास सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है एनर्जी किलो जूल पर केजी एनर्जी जो है कितना देता है। ये कॉर्डन केक है बाबू, कॉर्डन केक जो है वो 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी। वुड जो है वो कितना है बाबू? 17000 से तुम्हारा 22000। कोल की अगर बात करें तो 25000 से 33000। पेट्रोल का बात करें तो 45000, केरोसिन भी 45000, डीजल भी 45000, मीथेन की बात करें तो 50000, सीएनजी 50000, एलपीजी 55,000, और तुम्हारा बायोगैस जो है वो तुम्हारा कितना है? 35,000 से 40,000, और हाइड्रोजन जो है उसका कितना है बाबू? 1.5 लाख, 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख। ये हो गया इसका क्या? कैलोरीफिक वैल्यू।
ना बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल। क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं फ्यूल के? अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल रिलीज ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ वुड, कोल एंड पेट्रोलियम। जब हम लकड़ी को, कोयला को, पेट्रोलियम को जलाते हैं तो कुछ अनबर्न्ड जो हमारे पास कार्बन पार्टिकल है वो रिलीज कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में। दीज कार्बन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स। ये जो कार्बन पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं? डेंजरस पॉल्यूटेंट्स होते हैं। काउजिंग रिस्पायरेटरी डिजीज, ये क्या कर सकते हैं बाबू? रिस्पायरेटरी डिजीज काउज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास आस्थमा। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है इन सब फ्यूल का तो ये क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं, विच इज़ वेरी पॉइजनस गैस, जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस है एंड फैटल, और ये बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फ्यूल्स इन द एनवायरनमेंट इज द मेन काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और यही मेन कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज हो रहा है बाबू ड्यूरिंग कंबशन, यही मेन कार्बन है, मेन कारण किसका है बाबू? ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझ में आता है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है लगातार हमारे अर्थ के ऊपर जो टेम्परेचर इंक्रीज रहता है उसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं। वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल है। जैसे हमने अभी देखा कुछ दिन पहले हमारा जो अर्थ है, हमारा पृथ्वी बहुत ज़्यादा गर्म था। दिल्ली एरिया में चल जाओ, बिहार में चल जाओ, हर जगह टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो वो तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है? वो तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग है बाबू। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, जो किस वजह से हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की वजह से बन हो रहा है। इसीलिए कह रहा है, इसलिए ना कह रहा है कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ तो गर्मी कम होगा, है ना? कहते हैं ना पेड़ लगाओ तो गर्मी कम होगा। पेड़ लगावे से गर्मी कम कैसे होगा सर? पेड़ लगावे से गर्मी कम कैसे होगा? बताते हैं कैसे होगा। जो हमारा पेड़ है वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले लेता है और ऑक्सीजन हमको प्रोड्यूस करता है। अब जब वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा बाबू? हमारे चारों तरफ का जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस सब को अगर ले लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कम, कार्बन डाइऑक्साइड कम तो ग्लोबल वार्मिंग का चांस कम। इसलिए कहा जा रहा है पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। बर्निंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड SO2, यहाँ पे कर लेना, है ना? पेट्रोल और डीजल के बर्निंग से क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच काउज एसिड रेन, जो कि क्या कर सकते हैं बाबू? एसिड रेन कर सकते हैं। एसिड रेन क्या होता है सर? एसिड रेन वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। एसिड रेन जो है बहुत हार्मफुल होता है क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग एंड सॉइल्स के लिए। देख रहे होगे ताजमहल जो है बाबू, हमारा आगरा का ताजमहल, वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे पीला होते जा रहा है ड्यू टू एसिड रेन। किस वजह से हो रहा है बाबू? एसिड रेन की वजह से। हमारे पास क्या होता है? एसिड जो है वो ड्राई फॉर्म में क्या करता है? गिरता है। नाउ CNG इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। CNG का इस्तेमाल किया जा रहा है बाबू पेट्रोल और डीजल के जगह पे अब के समय इन ऑटोमोबाइल्स विच प्रोड्यूस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। CNG का अब इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों में, ताकि क्या हो बाबू? वो स्मॉल अमाउंट्स में क्या करता है? पॉल्यूशन को प्रोड्यूस करता है एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल। सो द CNG इज़ अ क्लीनर फ्यूल। इसलिए CNG को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसलिए CNG को हम लोग क्लीनर फ्यूल कहते हैं। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को एकदम क्लियर है एक एक लाइन? थैंक यू बच्चों। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को क्या करना है? लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।